Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's lecture of electrical machine is slip and its importance. Last time हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था that was working principle of an induction motor. इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, तो उसकी जस्ट ब्रीफ हमारे पास यहाँ पे मैंने ये वाला टॉपिक समझाया था आपको, जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे स्टेटर फील्ड जनरेट होती है आफ्टर द थ्री फेज वाइंडिंग सप्लाई इज गिवन टू इट। स्टेटर में जब रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी तो वो रोटर को अपने साथ साथ घुमाना शुरू कर देती है, और जिससे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण रोटर घूमना शुरू हो जाता है, राइट। दैट मीन्स देयर आर टू काइंड ऑफ स्पीड्स, राइट। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो इंडक्शन मोटर होती है दैट रन्स ऑन एसिंक्रोनस स्पीड दैट इज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, एंड सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 f डिवाइडेड बाय p होती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की बात करते हैं स्लिप। एक स्लिप टर्म क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द इंडक्शन मोटर्स। उसके बारे में पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। राइट, the rotor of an induction motor always rotates at the speed less than the synchronous speed। ये लाइन आपने ना अपने मतलब माइंड में रखनी है कि जो हमारी स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की दैट इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए, दैट इज 120 f 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय p। ये आपके माइंड में रहना चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड इससे कम ही होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 120 दैट इज अ कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया की होती है 50, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6000 बनता है, ठीक है। अब अगर मेरे इंडक्शन मोटर के पोल्स हैं 4, ठीक है, 4 पोल्स हैं, अब 6000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1500 आरपीएम निकलेगा, जो स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये हमारी 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ रही है। आरपीएम क्या होता है, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। दैट मींस एक मिनट में वो जो मोटर है वो कितनी बार घूम रही है, दैट इज कॉल्ड आरपीएम, ठीक है। अब सिंक्रोनस स्पीड इज 1500 आरपीएम। जो इंडक्शन मोटर होगी दैट उसकी जो स्पीड होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। उसकी जो स्पीड आएगी हमेशा 1500 आरपीएम से कम ही होगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडक्शन मोटर। अब द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स स्पीड, अब जो ये सिंक्रोनस स्पीड है जिसे हम फ्लक्स स्पीड भी बोलते हैं, उसके बीच में और जो एक्चुअल में इंडक्शन मोटर की स्पीड आ रही है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड अ स्लिप, ठीक है। आई होप ये लाइन क्लियर हो गई हो आपको। जो सिंक्रोनस स्पीड है, जैसे मान लो ये 1500 आरपीएम अभी हमने निकाली सिंक्रोनस स्पीड, बट जो इंडक्शन मोटर है वो अगर 1300 आरपीएम पे चल रही है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा दैट इज 200 आरपीएम, ठीक है। 200 आरपीएम बेसिकली जो गैप है दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड अ स्लिप, ठीक है। ये आपने याद रखना है। द वर्ड स्लिप इज basically the difference between the synchronous speed and the rotor speed of an induction motor, ठीक है। अब it is usually expressed as the percentage of synchronous speed। अब ये बेसिकली क्या है, ये हम मेजर करते हैं सिंक्रोनस स्पीड की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, कि सिंक्रोनस स्पीड की कितने परसेंटेज पे हमारी जो है इंडक्शन मोटर जो है वो घूम रही है, दैट इज कॉल्ड अ स्लिप, ठीक है। अब ये जो स्लिप है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। इसका जो सिंबल है दैट इज एस, ठीक है जी। मैथमेटिकली परसेंटेज स्लिप, अब मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज में ये निकाली जाती है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि स्लिप जो है वो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली निकलती है, परसेंटेज एस दैट इज एन एस माइनस एन ओवर एन एस मल्टीप्लाई बाय 100। अब एन एस क्या है, वो सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। एन क्या है, दैट इज रोटर स्पीड या इंडक्शन मोटर की रोटर स्पीड कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में गैप डिवाइडेड बाय अगेन सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है फॉर द स्लिप परसेंटेज, ये ठीक है जी। बट अगर मैं स्लिप का फॉर्मूला निकालूं तो 100 लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लिप, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट, ओके जी। अब ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लिप, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन डिवाइड बाय द एन एस, ठीक है। एन एस क्या है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, एन क्या है, दैट इज अ रोटर स्पीड,
डिवाइडेड बाय द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये है हमारी फ्रैक्शनल स्लिप। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रोटर स्पीड। अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं रोटर स्पीड निकालनी हो तो वो कैसे निकालूंगा, मतलब मेरे रोटर की स्पीड क्या आएगी अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनस स्पीड एंड स्लिप। हमें सिंक्रोनस स्पीड पता हो और स्लिप पता हो कि इतनी स्लिप पे ये काम कर रही है, इतनी परसेंटेज स्लिप पे, तो एन निकालना है। एन कैसे निकालेंगे, ये वाला एन, ये देखो ये एन है, सबसे पहले इधर ले जाएंगे तो ये बन गया एन एस मल्टीप्लाई बाय एस। इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस मल्टीप्लाई बाय एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन। अब मैंने ये एन निकालना है, एन माइनस का हो रहा है इधर, तो इसको मैं यहां से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा और ये वाली जो टर्म है ये राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो क्या बनेगी एन की वैल्यू, दैट इज एन इज इक्वल टू एन एस माइनस एस एन एस, राइट। अब इसमें से एन एस जो है वो हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, रोटर स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्लिप। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ रोटर स्पीड, राइट। फ्रैक्शनल स्लिप का फॉर्मूला नोट करना है आपने, परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला नोट करना है एंड रोटर स्पीड का फॉर्मूला नोट करना है। इट इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, और वो कितनी लेस देन होगी, 1 माइनस एस कर देंगे हम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड इज कॉल्ड अ स्लिप स्पीड। ये आपने याद रखना है बस। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, दो तरह की स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड वो होगी जो जब हम 3 फेज वाइंडिंग देंगे स्टेटर को तो उससे जो रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस स्पीड। दूसरी जिससे उस सिंक्रोनस स्पीड से जो रोटर जो है वो पीछे पीछे उसके टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो घूमना शुरू कर देता है, उसकी जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड रोटर स्पीड। एंड दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लिप स्पीड फॉर्मूला, एन एस माइनस यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एन कर दीजिए काट के। तो अब आगे इन्होंने जो एनालिसिस दिए हैं, द वैल्यू ऑफ स्लिप एट फुल लोड वेरीज फ्रॉम अबाउट 6% स्मॉल मोटर, मतलब ये उसकी स्लिप स्पीड होती है 6% स्मॉल मोटर्स में, और अगर मैं लार्ज मोटर्स की बात करूं तो स्लिप परसेंटेज होगी हमारी 2%। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाली गई है, ये एनालिसिस होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली निकाला गया है मैक्सिमम मोटर्स में। तो ये आपने याद रखना है, 6% फॉर स्मॉल मोटर्स एंड 2% फॉर लार्ज मोटर्स होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्लिप हेडिंग नोट कर लीजिए कि स्लिप की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, व्हाई वी नीड स्लिप एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्लिप। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन स्लिप एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लिप। तो पढ़ते हैं, स्लिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर। जो स्लिप है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। कैसे है अभी बात करते हैं। We have already seen that the difference between the rotor speed and synchronous speed of flux determine the rate at which the flux is cut by rotor conductors and hence the magnitude of induced EMF। अब वो ये बात करने वाले हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि दोनों में डिफरेंस, जो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में जो डिफरेंस है वो क्या डिटरमिन करता है, दैट डिटरमिन्स द रेट एट विच द फ्लक्स इज कट बाय रोटर कंडक्टर। वो ये डिसाइड करता है कि किस स्पीड से जो फ्लक्स है वो रोटर कंडक्टर से कट हो रही है, ठीक है, और किस स्पीड से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उस रोटर में, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, दैट मींस जो E2 है, E2 क्या है, दैट इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द कट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, वो जो रोटर घूम रहा है वो फ्लक्स को कट कर रहा है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो डिपेंड किस पे करती है, इस स्लिप पे, NS माइनस N पे। अब जो करंट प्रोड्यूस होगा उस रोटर में ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड, वो I2 होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस रोटर में, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट, दैट मींस दैट टॉर्क डिपेंड्स ऑन द ईएमएफ आल्सो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है टॉर्क का, ये डिपेंड करेगा इस पे। ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा इसके बीच में K, बिकॉज
टी जो है वो I2 पे डिपेंड कर रहा है, I2 E2 पे डिपेंड कर रहा है और E2 जो है वो इस डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस दिस टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन द ns माइनस n स्लिप। अब अगर इसमें मैं ns को डिवाइड कर दूं और ns को ही मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे यू कैन सी ns को मल्टीप्लाई किया और ns को डिवाइड किया, तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास ns माइनस n ओवर ns, दिस इज कॉल्ड s, ठीक है। और kns को हम मान लेते हैं k1, राइट, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट रहने वाली है। अब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, मतलब ये जो टॉर्क हमारे कहने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्लिप की, कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क का मतलब आप सब जानते हैं कि जब जो रोटर है वो घूमती है, ठीक है, वो क्यों घूमती है स्टेटर के बीच में, बिकॉज एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड्स का, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक लाइन में आने की कोशिश करते हैं तो खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जब वो फ्लक्स एक दूसरे को खींचेगी तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि रोटेटिंग फोर्स होती है, वो टॉर्क के कारण ही जो हमारी मोटर है वो रन करती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रही है इस टाइम पे स्लिप पे। अगर स्लिप ना होगी, अगर ये डिफरेंस कम से कम होगा, उतना ही टॉर्क कम होगा। जब टॉर्क कम होगा दैट मींस जो मोटर का ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसको टॉर्क हाई चाहिए टू रोटेट, और स्लिप क्या है, वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में, उतनी ही टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लिप। आगे इसके बारे में और लाइंस दी हुई हैं, थ्योरेटिकल लाइंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। द ग्रेटर द स्लिप, जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी स्लिप, द ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटर करंट एंड हेंस द लार्जर द टॉर्क डेवलप। तो वही चीज आ गई, जितनी स्लिप ज्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगी, करंट भी ज्यादा होगा रोटर करंट, और उतना ही टॉर्क ज्यादा डेवलप होगा। एट नो लोड, जब कोई लोड नहीं दिया किसी इंडक्शन मोटर को, वो खाली है, मतलब उसकी जो शाफ्ट है उस पर कोई लोड नहीं है, उस टाइम क्या होगा, इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स small torque to meet with the mechanical iron and other losses, therefore slip is small। अब वो कह रहे हैं कि जो इंडक्शन मोटर जब हम लोड नहीं देते उस टाइम पे इसको कुछ ना कुछ स्मॉल टॉर्क चाहिए, ताकि ये इस जो लॉसेज हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं, जैसे कि मैकेनिकल लॉसेज, आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज, उसको जो ओवरकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्मॉल टॉर्क ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। और therefore slip is small, ठीक है। स्मॉल स्लिप से स्मॉल टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द मोटर इज लोडेड ग्रेटर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द लोड। जैसे ही उसको लोड को कनेक्ट कर देंगे उसके साथ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्रेटर टॉर्क इज रिक्वायर्ड, उतना ही टॉर्क हमें चाहिए उसको चलाने के लिए, क्योंकि लॉसेस भी हैं और लोड भी पड़ा हुआ है तो उसको ओवरकम करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्लिप इंक्रीजेस एंड द रोटर स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली। जो स्लिप है उसको इंक्रीज किया जाता है, वो कैसे इंक्रीज किया जाता है, जब रोटर स्पीड को डिक्रीज किया जाए, ठीक है। तो रोटर स्पीड को कम से कम रखा जाता है उस टाइम पे, ताकि डिफरेंस आए सिंक्रोनस स्पीड और उसमें, उससे स्लिप बढ़ जाएगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा, जिससे वो चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दस इट इज सीन दैट स्लिप इन एन इंडक्शन मोटर adjust itself to such a value so as to meet the required driving torque under normal operation। तो ये जो स्लिप है ये अपने आप को अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है मोटर, वो अपने अकॉर्डिंगली रोटर की स्पीड को वेरी करती है ताकि स्लिप चेंज हो सके, स्लिप चेंज होने से टॉर्क चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू द लोड। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लिप। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। अब ये टॉपिक हम जो है ये डिस्कस करेंगे, बेसिकली क्यों ये जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही ऐसा चीज कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एंड स्टेटर फील्ड। अब दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है रोटर करंट की वो क्या आनी चाहिए। When the rotor is stationary, जब रोटर नहीं चल रहा है और वो स्टेशनरी है, the frequency of rotor current is same as that of supply frequency। उस टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी होगी उस रोटर करंट की, मतलब जो रोटर में से करंट पास कर रहा है, जो रोटर में से करंट आ रहा है ईएमएफ के कारण, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है वो निकालनी हमने। तो वो कह रहे हैं जब रोटर स्टेशनरी है उस टाइम पे जो हमें फ्रिक्वेंसी मिलेगी रोटर करंट की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज होगी इन इंडिया। बट वंस द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग
द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट डिपेंड ऑन द स्लिप स्पीड। तो ये भी जो है स्लिप स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी हो रही है। लेट एट एनी स्पीड n, वो कह रहे हैं अगर हमारी रोटर की स्पीड है n, उस टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज एफ आर, उसको डिनोट किया गया एफ आर से, और उसकी स्पीड कैसे होगी, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू स्लिप, दैट इज एन एस माइनस एन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय पोल्स, जितने भी उसके अंदर पोल्स होंगे, डिवाइडेड बाय 120। तो ns को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ns को डिवाइड कर दिया, ये डिनोमिनेटर में ns रख दिया, एक न्यूमिनेटर पे एक रख दिया। तो दोनों के बीच में जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये वाला फॉर्मूला जो है दैट इज कॉल्ड एस, और ये जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड पी, सॉरी दैट इज कॉल्ड एफ, बिकॉज जो ns होती है हमें पता है सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ी थी, दैट इज इक्वल टू 120f ओवर p। अब यहां से f निकालना हो तो वो क्या होगा, p मल्टीप्लाई बाय ns ओवर 120। तो ये फॉर्मूला f का है और ये फॉर्मूला s का है। तो एफ आर जो होगी रोटर की जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाय सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला, एज इट इज लिख लीजिए, कभी पेपर में आए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट क्या होनी चाहिए, एंड दैट इज एस मल्टीप्लाई बाय एफ। एस जो है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो एफ आर भी कम होगी अकॉर्डिंग टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी।